हाँ जी, तो फिर आज है 20 नवंबर और आज के एडिटोरियल एनालिसिस में जो आज का टॉपिक बना पड़ा है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हाल ही में इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बताती है। तो आज से करीब 2 साल पहले मतलब 2021 में वर्ल्ड बैंक ने जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाली थी, उस बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश करने से उसने 2021 में मना कर दिया था। आईएमएफ को 2021 में जो महिला लीड कर रही थी जिसका नाम था क्रिस्टिना जॉर्जिया, वो असल में वर्ल्ड बैंक से ही रिलेटेड थी और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जिसकी वजह से क्वेश्चन में आए हुए थे 2021 में। आज के समय पे जो हमारा आईएमएफ न्यूज़ में आया हुआ है वो इस बेसिस पे आया क्योंकि उन्होंने एक न्यूज़ को पब्लिश किया है। बात जब अक्टूबर की जब थी तो अक्टूबर में हमने ये पहले से ही पढ़ा हुआ था कि जो पाकिस्तान और श्रीलंका है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको कोई भी देश लोन देने से तैयार नहीं था और जिसकी वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी और उन्हें आईएमएफ से भी लोन मिला। सबसे पहली बात कि हमें आईएमएफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, आईएमएफ के लोन लेने की ज़रूरत किसी भी देश को क्यों पड़ती है। अगर कोई देश फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर करेंसी क्राइसिस से जूझ रहा होता है तो वो देश अपने आखिरी ऑप्शन के रूप में आईएमएफ के पास जाता है और उनसे लोन की डिमांड करता है। फिर हम बात करते हैं कि रीजन फॉर दिस करेंसी क्राइसिस का क्या मतलब होता है, कि किस रीजन से देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं और करेंसी क्राइसिस आते हैं। तो पहला तो ये बताया जाता है कि द मिस मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक अमाउंट दैट इज डन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस बैंक के अमाउंट का मिस मैनेजमेंट कर देती है, जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस है, करेंसी क्राइसिस देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो फॉल्स प्रॉमिस या फिर बहुत टफ प्रॉमिस को अपने सिटीजन से कर देती है, जिसकी वजह से उसको कंप्लीट करने के लिए उस गवर्नमेंट को बैंक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन लेना पड़ता है। और यद्यपि वो हद से ज़्यादा लोन ले लेती है किसी भी बैंक से तो मनी सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है ना। उनको पैसे छापने के लिए ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो फिर वो जो इस एरिया में जो मनी की जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। और जब मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो हमें पता है कि ऑल ओवर जो प्राइस होता है किसी भी गुड्स का वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। तो फिर जो डोमेस्टिक करेंसी की जो असलियत में वैल्यू होती है वो हरदम घटती चली जाती है। ऐसा हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस देश में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उस देश की जो करेंसी है वो गिरी हुई है ना। उसका जो रेट है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम है, तो वहाँ पे फॉरेन रिजर्व वहाँ के गिरने लगते हैं। तो ऐसे में उस देश को लोन की ज़रूरत पड़ती है और लोन की ज़रूरत में वो अपने पड़ोसी देश या किसी भी देश से मदद मांग सकता है। लेकिन जब उसे किसी भी देश से यद्यपि अगर वो जो देश है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, वो देश उस देश की जिससे वो लोन ले रहा है, अगर वो उस लोन को चुकाने में सक्षम नहीं है तो जो दूसरा देश है जो उसको लोन देना चाहता होगा वो नहीं देगा, क्योंकि रिकवरी के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, है ना। ऐसा ही था कि इन देशों की सिचुएशन इतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है कि कोई भी देश उन्हें लोन देने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ से रिकवरी मिलने के जो चांसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। तो यहाँ पर वो देश जो फाइनेंशियल क्राइसिस और करेंसी क्राइसिस से गुजर रहा होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर जाता है, जिस तरीके से पिछली बार श्रीलंका और पाकिस्तान गए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या। सबसे पहले जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो 1945 ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया था। शुरुआती तौर पर इसका जो एम था वो प्रमोट करना था एक्सपोर्ट, ताकि उस देश की करेंसी को कम होने से बचाया जा सके। लेकिन कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो होने के बाद, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आने के बाद इन्होंने इसके एम को चेंज कर दिया और इसका एम अब बदल कर फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र हो रहे देशों को अगर किसी भी प्रकार के लोन की आवश्यकता होगी तो आईएमएफ उसका आखिरी ऑप्शन होगा। आज के समय पे इसका जो एम है वो ये हो चुका है।
तो अब हम बात करते हैं आईएमएफ की जो लोन फैसिलिटी है वो किस प्रकार की होती है और आईएमएफ को लोन लेने के लिए किस किस तरीके की कंडीशन को फॉलो किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक किसी भी देश में हो रहे प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है, लेकिन जो आईएमएफ होता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाने के लिए किसी दूसरे देश को लोन देता है। तो इसमें कुल तरीके की फैसिलिटी को अगर गिना जाए तो आईएमएफ के पास टोटल 4 तरीके की फैसिलिटी प्रेजेंट होती है लोन देने की। तो सबसे पहली जो फैसिलिटी होती है वो होती है ईसीएल। ईसीएल का मतलब होता है एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन। जिन देशों का इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होता है उन्हीं देशों को आईएमएफ ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। प्री फाइनेंशियल क्राइसिस लोन, जहां क्राइसिस आया नहीं है लेकिन आने के चांसेस है, तो उसको सुधारने के लिए आईएमएफ उस देश को ईसीएल एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन जैसा लोन प्रोवाइड करवाता है। दूसरा जो लोन का जो सिस्टम होता है, जो लोन फैसिलिटी है आईएमएफ की, उसका नाम है पीएलएल, मतलब प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी लैंडिंग। इसको एक्सप्लेन करने में, अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो इकोनॉमिक बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके बावजूद भी अगर देश में किसी भी प्रकार की खामियां मौजूद होती है तो उस खामियों को दूर करने के लिए जो आईएमएफ है ये लोन प्रोवाइड करवाता है टू प्रिवेंट द लिक्विडिटी क्राइसिस। फिर हम बात करें तीसरा वाला जो पॉइंट है या तीसरा जो लोन देने की प्रक्रिया है इनकी, वो है एसबीए। एसबीए का मतलब होता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट। जिन कंट्री का बीओपी बहुत खराब हो रहा होता है, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिसिप्ट होती है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है, तो आईएमएफ उन्हें इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिसका नाम होता है एसबीए। एसबीए मतलब स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ज़्यादातर कंट्री को एसबीए की ही ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी और जो फोर्थ पॉइंट है, जो श्रीलंका और पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा दिया गया था पिछली बार, जिसकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे होते हैं और उनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होता है, तो इस तरीके के देशों को ईएफएफ मतलब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आईएमएफ के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं ईएफएफ से रिलेटेड और आईएमएफ की क्या क्या कंडीशन होती है। इसके तहत उस देशों को स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म करना होगा, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म करने की वजह से उस कंट्री में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने वाला जो अमाउंट खर्च होता है, जैसे रोड, हॉस्पिटल, एजुकेशन, उसको उस देश में कम करना पड़ेगा। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है प्राइवेटाइजेशन को स्टार्ट कर देने से स्टार्ट कर दिया जाए तो आईएमएफ इनको ईएफएफ वाला लोन देता है। और तीसरा पॉइंट जो इसकी कंडीशन है वो है डिक्रीज द पेंशन। जो बूढ़े लोगों को पेंशन दी जाती थी उसको कम से कम कर दिया जाए। तो आईएमएफ से रिलेटेड इससे बहुत सारे क्रिटिसाइज देखने को मिलते हैं। तो पहला क्रिटिसाइज ये है कि आईएमएफ की कंडीशन आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनसे बहुत दूर है और उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब कोई देश उनसे ईएफएफ वाला लोन लेता है। ईएफएफ का मतलब होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इसके थ्रू हमने बात करी थी कि उस कंट्री को इस कंडीशन पे साइन करना होता है कि वो अपने देश में एजुकेशन फैसिलिटी पे कम से कम खर्चा करेगा, हेल्थ फैसिलिटी पे कम से कम खर्चा करेगा और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कम से कम खर्चा करेगा, है ना। और जो प्राइवेटाइजेशन है उसको स्टार्ट कर देगा और जो पेंशन वाला सिस्टम है उसको भी डिक्रीज कर देगा। दूसरा जो क्रिटिसाइज देखने को मिलता है कि आईएमएफ से इंटरनेशनल इंटरफेयर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उस कंट्री में जो इंटरनेशनल हस्तक्षेप देखने को हमें मिल सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि वेस्टर्न कंट्री शेयर इज़ वेरी हाई और देन कंपेयर टू साउथ ईस्ट कंट्री। जो वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका का जो शेयर है इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा है देन कंपेयर टू द एशियन कंट्रीज़। तो अमेरिका का जो लोन सीकिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है देन कंपेयर टू एशिया। और इसके सपोर्ट में अगर हम बात करें कि आईएमएफ का क्या सपोर्ट रहता है, जो कंडीशन है वो बहुत नेसेसरी और इम्पोर्टेंट होती है। अगर आईएमएफ इस तरीके की कंडीशन ना रखे तो लोन रिकवरी के जो चांसेस होते हैं वो और भी ज़्यादा कम हो सकते हैं और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म उस देश में होना और भी टफ हो जाता है। तो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस अच्छा भी कहा जाता है, ऐसा इन्होंने इसके सपोर्ट में बोला है कि जब इंटरनेशनल इंटरफेयर होगा जिसकी वजह से देश की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल तरीके से इंक्रीज होगी, तो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
के बाद अब जो रिपोर्ट पब्लिश की थी इन्होंने अक्टूबर 2023 के आखिरी में, उस रिपोर्ट के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, जो कि ये पीडीएफ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये बात प्रोजेक्टेड की हुई है कि जो जीडीपी रेट है इंडिया का 2023-2024 में वो 6.3% है, जो कि पिछली साल से 0.2% इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा मैसेज है हमारे इंडिया के लिए। तो अगर हम बात करें किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात करी है कि जो आईएमएफ है उसका क्या क्या प्रोजेक्शन है हमारे इंडिया को लेकर, क्या क्या किस तरीके की सोच रखता है आईएमएफ हमारे बारे में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है, और यूएस डॉलर की टर्म के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करें जो इंडिया जो है वो 2027 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा आईएमएफ का प्रोजेक्शन है। और इंडिया का जो रजिस्टर्ड ग्रोथ है वो सबसे तेज है अमंग ऑफ द G20 कंट्री, जो कि इस बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और सरपासिंग चाइना एंड 2 सक्सेसिव ईयर, 2 साल के अंदर ये चाइना को भी सरपास कर देगा अपनी इकोनॉमी के जरिए। जो आईएमएफ है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल डाटा क्या शो करता है कि पिछले 6 डिकेड से 1947 से 2007 तक जो इंडिया की ग्रोथ थी वो थी $1 ट्रिलियन जीडीपी, जो कि 2007 तक थी 1.2 असलियत में अगर इसे गिना जाए तो। 2014 में जो इंडिया की जो ग्रोथ रही वो 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनकर उभरी, और फिर उसके बाद 2021 में ये 1.2 ट्रिलियन बढ़कर आगे बढ़ी। तो आगे बढ़ी मतलब 2 ट्रिलियन यहाँ थी और 1.2, तो ऑल ओवर इंडिया 3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी थी 2021 में। तो आईएमएफ का प्रोजेक्शन अब यहाँ पर यह है कि जो इंडिया 2027 में का जो प्रोजेक्शन है उनका वो है ये है कि इंडिया 5.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर उभरेगी 2027 तक, जो कि चाइना को भी सरपास कर देगी अपने 2 कंसेक्यूटिव ईयर में, है ना। तो आज 2023 है, 2024, 2025 और जो कंसेक्यूटिव ईयर्स आएंगे उसको ये चाइना को ओवरकम कर देगी। ये जो इनकी रिपोर्ट इस तरीके से बोलती है। तो जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम इन परचेजिंग पावर पैरिटी। अब हम बात करते हैं जीडीपी से हमारा क्या वो हमारे इंडिया का किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। तो हमारी इकोनॉमी चाइना से ऊपर जा तो रही है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है जो हमारे इंडिया की है वो चाइना के अकॉर्डिंग अभी भी कम है। चाइना में जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो हमारे इंडिया के कंपेयर में ज़्यादा है और ज़्यादा रहेगी। परचेजिंग पावर पैरिटी का जो कन्वर्सेशन रेशो है उसको हम वाइडली अक्रॉस इंडिया पढ़ाई कर सकते हैं। द परचेजिंग लेवल ऑफ द गुड एंड सर्विसेज को डिफरेंट सिग्निफिकेंसेज, अलग अलग सिग्निफिकेंसेज को डिफरेंट शो करता है। परचेजिंग पावर पैरिटी उस देश में जो सिटीजन है उन सिटीजन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बोला है कि इफ यूएस डॉलर इज बाय अ बर्गर एट अ होम कंट्री द करेंसी ही कैन बाय 3.5 बर्गर एंड इन इंडिया ही जस्ट 1.7 बर्गर। और फिर चाइना, अच्छा हाँ, इसमें इसने ये बोला कि अगर हम डॉलर की बात करें तो चाइना में जो एक बर्गर का कॉस्ट है वो 1.7 है, और यहाँ पर इंडिया में उसी बर्गर का कॉस्ट है 3.5। तो फिर इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो चाइना के कंपेयर में कम है। भले ही 2027 में हमारे इंडिया को चाइना सरपास कर जाए इकोनॉमी के आधार पर, लेकिन जो परचेजिंग पावर पैरिटी है हमारे इंडिया की वो अभी भी कम है। इंडिया पर कैपिटा जो इनकम है G20 वो हर कंट्रीज के मुकाबले सबसे कम है, ठीक है ना। इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो 2601 है, वेयर एज जो चाइना की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है और जो G20 कंट्रीज है उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी इससे कई गुना है, लगभग 4 गुने के आसपास है उन लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी G20 कंट्रीज की। चाइना ने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था 1981 में और से लेकर 2016 तक, जिसकी वजह से चाइना की जो डिविडेंड पर कैपिटा जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है।
लेकिन इंडिया में वन चाइल्ड पॉलिसी ना आने के कारण जिसकी वजह से जो इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी है वो कम हो रखी है। यूएस इज ऑन द टॉप फॉर द परचेजिंग, और पर कैपिटल इनकम के आधार पर यूएस की जो सबसे ज़्यादा पर कैपिटल इनकम है जिस जो है 80,035, और इंडिया की हमने बात करी पर कैपिटल इनकम में वो 2601, और अमंग द G20 कंट्रीज जो कि 9073 है। अगर हम बात करें अदर प्रोजेक्शन ऑफ द IMF रिकॉर्ड, जो IMF है वो बता रहा है कि जो चाइना है वो 3.0% की डाउन हुआ है, और जो कि गिरकर 4.2% हो गया है। कोविड-19 पैंडेमिक का जो रिकवर था वो चाइना का इतने अच्छे से नहीं हुआ जितना अच्छा रिकवर हमारे इंडिया ने, जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसने यहाँ पर किया है। तो ऑल ओवर इन्होंने यहाँ पर और भी ज़्यादा कंसर्न को रिप्रेजेंट किया है। प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया का कुछ प्रोजेक्शन इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सेकंड क्वार्टर में 2020 में जो इंडिया की GDP का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट होकर 25.6% हो गई थी, और इसका आउटलुक कॉन्ट्रैक्शन था कि 8.5% था, और जो रियल इन्फ्लेमेशन था जिसको एडजस्ट कर दिया गया 1920 तक। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम 2020 जो पर कैपिटा इनकम का जो लेवल है 21-22 में वो इतना था, और जो कि हायर था, जो कि बढ़ा जरूर था 19-20 में, जो कि था 600 रुपये, जो कि बढ़कर यहाँ पर हो गया था 1.9 लाख। ओके, अब हम वे फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पहला पॉइंट जो है वे फॉरवर्ड का, जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, ग्रीन। ओके, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे इंडिया के, उनको अपना जो विजन है वो वाइड एंगल की तरफ रखना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग विजन को फॉलो करते हुए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। और दूसरा वे फॉरवर्ड हम क्या कह सकते हैं कि भले ही हमारा इंडिया जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभर जाए, अभी 5th है, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है हमारे इंडिया का वो बहुत सारी कंट्रियों से नीचे है। तो इसका मतलब ये इस चीज़ को शो करता है कि हमारी कंट्री इंडिया से भी बेटर कंडीशन में दूसरे लोग भी हैं जिनका हमारा जो जिनकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इंडिया के कंपेयर में कम होने के बावजूद वहाँ के जो लोग हैं उनका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम इस चीज़ से शो कर सकते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक का ऊपर होना उस देश के HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हाई होना नहीं होता। और हम फिर बात करते हैं नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ऑलमोस्ट जो हमारे इंडिया है वो बहुत ही बुरी तरीके से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जूझ रही है, और इसमें इन्होंने डाटा भी पब्लिश किया था। ऑलमोस्ट 13.5 करोड़ जो लोग हैं 13.5 करोड़ जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, है ना। और जैसे 2015 और 16 की रिपोर्ट है, और 2019 से 20 के बीच में ये डाटा दिया गया है कि 13.5 करोड़ लोग हैं। रूरल एरिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हम बहुत बड़े लेवल पे देख सकते हैं, क्योंकि रूरल लेवल में गांव वाले जो एरिया है वहाँ पर ठीक तरीके की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड ना होने के कारण हमें वहाँ पर गरीबी देखने को मिलती है। तो हमें वहाँ पर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गांव वाली जगहों पर एक बेटर पॉलिसी चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 2019-20 की रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने एक कंसर्न किया कि जो रूरल एरिया में रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पर एसेसिबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, और उनकी हेल्थ केयर का इंश्योरेंस, हेल्थ सेक्टर में उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ध्यान दे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम बढ़ती है, जैसे हम देखें कि हमारे इंडिया ने 1970 के दशक तक एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट किया। यहीं पर ही आसपास हमें इसके बाद नीचे
नब्बे कुछ समथिंग, वहाँ पर हमें ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला। लेकिन अगर हम आज के समय की बात की जाए तो हम लोग आज इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एग्रीकल्चरल जो हमारे इंडिया का है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। तो अभी अभी हमने ये भी देखा था, जो हमें शुगर कैन का जो एक्सपोर्ट करना था, हमें उस कैन के एक्सपोर्ट को कम किया है बाहर की कंट्री में, जिसकी वजह से इंडोनेशिया का भी जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। हमें ये देखने को मिलेगा कि जो शुगर का जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रेट है वो इंक्रीज होगा, ऐसा हमें देखने को मिला है, क्योंकि हमारे इंडिया में इस बार बारिश की कमी होने के कारण इंडिया में भी जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ था गन्नों का। तो ये ऑल ओवर आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ की क्या चीज़ें थी, आईएमएफ क्या है और आईएमएफ से रिलेटेड क्या क्या क्रिटिसाइज थे, एडवांटेजेस थे, आईएमएफ ने किस किस को लोन दिया, कितने तरीके के लोन होते हैं, और इससे वे फॉरवर्ड बात करी, और आईएमएफ से रिलेटेड जो इन्होंने इस बार रिपोर्ट पब्लिश करी उसके बारे में हमने बात करी, और इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और वे फॉरवर्ड। सो आईएमएफ के बारे में इतना ही, ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ करने की